हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे एंड आई एम बैक विद अ न्यू ब्लॉग। बेसिकली न्यू नहीं है, पार्ट 1 में डिस्कस कर चुकी हूँ इंडस्ट्रीज़ को लेके। तो आज हम डिस्कस करें कॉमर्स के और उसके पार्ट्स और सब हेडिंग्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड प्लीज़ अगर आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं, आपको वीडियोस अच्छा लगता है, तो सब्सक्राइब जाके सर्च का जो ऑप्शन होता है वहाँ पे मेरा जो नेम है नेहा बी दत्ता, वो टाइप करके वहाँ से सब्सक्राइब किया कीजिए। तो वो सब्सक्राइबर ऐड होते हैं, वरना वो सब्सक्राइबर ऑटोमेटिकली जो सर्च इंजन है यूट्यूब का वो हटा देता है। काफ़ी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मैं भी उनको, जितने लोग सपोर्ट करते हैं मैं उनको इक्वली सपोर्ट करती हूँ, बट फिर भी सब्सक्राइबर्स कम हो जाते हैं। दैट इज़ ड्यू टू द सर्च इंजन का जो भी इशू है। तो वो उसके ऊपर मैं एक छोटा सा ब्लॉग सोच रही हूँ बनाने के लिए फॉर द न्यू यूट्यूबर्स जो ब्लॉग्स बना रहे हैं, उनको भी ये शायद ये सेम प्रॉब्लम आ रहा हो ब्लॉग्स में। तो चलिए वो नेक्स्ट ब्लॉग में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज़ कॉमर्स। So, what is commerce? Commerce refers to all those activities which help indirectly or indirectly in the distribution of goods to the ultimate consumer. It provides the necessary link between the producer and consumers. It embraces all those activities which are necessary for maintaining a free flow of goods and services. Commerce क्या है? कॉमर्स वो एक्टिविटी है जो हमें हेल्प करती है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स को अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। इसके लिए क्या ज़रूरी है? आपका एक लिंक प्रोवाइड करना जो कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स के बीच में जितने भी लोग हेल्प करते हैं उनको हम लिंक्स कहते हैं। वो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। नाउ यू हैव कॉमर्स में बी क्लासिफाइड एज, कॉमर्स को हम अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। दो पार्ट्स में या तो ट्रेड होता है, दूसरा होता है आपका एक्सलरीज टू ट्रेड। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रेड। व्हाट इज ट्रेड? Trade involves the buying and selling of goods. It acts as a link between the manufacturer and the consumer. The ultimate objective of trade is to earn profit. ट्रेड क्या है? एक बाइंग और सेलिंग है गुड्स का, एक लिंक प्रोवाइड करता है जो मैन्युफैक्चरर से लेके कंज्यूमर के बीच में जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं उसको लिंक प्रोवाइड करता है, उन्हें जोड़ता है एक दूसरे के साथ। और अल्टीमेट एम क्या होता है इसका? टू अर्न प्रॉफिट। जो भी हम बिजनेस करते हैं उसका अल्टीमेट एम जो होता है वो अर्न प्रॉफिट ही होता है। नाउ आपका जो ट्रेड है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज इंटरनल ट्रेड, देन यू हैव योर एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल में आपका आ गया, इट इज ऑल्सो नोन एज होम ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड एंड इनलैंड ट्रेड। आप तीनों नेम से इसको ले सकते हैं, चाहे आप इसको होम ट्रेड बोलें, चाहे डोमेस्टिक ट्रेड बोलें, चाहे इसे इनलैंड ट्रेड बोलें, वो इंटरनल ट्रेड ही होता है। It means buying and selling within the geographical boundaries of a country. Both the buyer and the seller belong to the same country. इसके अंदर जो buyers हैं और जो sellers हैं वो जो कंट्री की बाउंड्रीज हैं उसके अंदर ही ट्रेड करते हैं और उसके साथ साथ सेम कंट्री को बिलोंग करते हैं। आपका इंटरनल ट्रेड भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज योर होलसेल ट्रेड एंड योर रिटेल ट्रेड। Now what is wholesale trade? A wholesaler buy goods in large quantity directly from the producer and sell them in small quantity to the retailers. तो wholesalers क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं डायरेक्टली प्रोड्यूसर से, जहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है। इसीलिए वो बहुत सारा सामान अपने पास नहीं रखते, लार्जली उनके पास 2 या 3 वेराइटीज़ वो रखते हैं, पर बहुत लार्ज क्वांटिटी में खरीदते हैं और वही सामान वो रिटेलर्स को बेच देते हैं। रिटेलर्स कौन से होते हैं? आपकी जो आपकी शॉपकीपर्स होते हैं, जहाँ से हम लोग जाके सामान खरीद के लाते हैं, उन्हें हम रिटेलर्स कहते हैं। He serves as a connecting link between the producer and the retailer. रिटेलर और प्रोड्यूसर के बीच में जो लिंक है वो होलसेलर है। होलसेलर्स होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी में जब सामान खरीदते हैं तो उन्हें काफ़ी सस्ता पड़ता है, और वही सामान जब वो रिटेलर्स को भेजते हैं उसमें वो अपना प्रॉफिट ऐड करके बेचते हैं, और जब रिटेलर्स हमें बेचते हैं तो वो भी अपना प्रॉफिट ऐड करके बेचते हैं, इसलिए वो सामान हम तक आते आते काफ़ी महंगा हो जाता है। नेक्स्ट यू हैव रिटेल ट्रेड।
It refers to buying and selling of goods and services in small quantities. The retailer buy goods from the wholesalers and sell these goods to the ultimate consumers. अब जो retailers होते हैं, जो shopkeepers होते हैं, वो large quantities में सामान नहीं खरीदते हैं. वो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा सामान quantities में सामान खरीदते हैं अलग अलग wholesalers से और अपनी shop में रखते हैं. जब सामान उनका sell out हो जाता है तो दोबारा जाके खरीद लेते हैं. तो इससे क्या होता है, उनको भी benefit रहता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक quantity वो खरीद के रख लेंगे. बाई चांस वो क्वांटिटी उनका सेल नहीं हुआ तो उनको लॉस हो सकता है. इसलिए मोस्टली रिटेलर्स स्मॉल क्वांटिटी में ही सामान अपने पास रखना प्रेफर करते हैं और वो सामान बेसिकली अल्टीमेट कंज्यूमर को सेल करने के लिए लिया जाता है. नेक्स्ट वन इज योर एक्सटर्नल और फॉरेन ट्रेड. अब ये ट्रेड के अंदर ही हमारा नेक्स्ट है. अभी हमने इंटरनल ट्रेड पढ़ा था, अब है हमारा एक्सटर्नल और फॉरेन ट्रेड. It is also known as international trade. इसे international trade भी कहा जाता है. It refers to buying and selling of goods and services between two or more countries. जब कोई कंट्री दूसरी कंट्रीज के साथ सामान खरीदती या बेचती है उसे हम एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं. अब आपका एक्सटर्नल ट्रेड जो है वो भी कितना 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, जिसमें आपका आता है इम्पोर्ट ट्रेड, देन यू हैव एक्सपोर्ट ट्रेड और उसके बाद है आपका एक्सपोर्ट ट्रेड. तो इसका फर्स्ट सब हेडिंग है इम्पोर्ट ट्रेड. It refers to the purchase of goods from foreign countries. For example, India buys petrol from other countries like Iran. यानी कि जब हमारी कंट्री में कोई सामान कम होता है तो हम मोस्टली दूसरी कंट्री से उसे खरीदते हैं, उसको कहा जाता है इम्पोर्ट ट्रेड. जैसे कि इंडिया में पेट्रोल इतना ज़्यादा नहीं मिलता है और क्वांटिटी कम है और उसकी कंजम्पशन लोगों पे बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल्स में पेट्रोल, तो इंडिया खरीदता है दूसरी कंट्रीज से पेट्रोल जैसे ईरान और अदर कंट्रीज से, तो इसे हम बोलेंगे इम्पोर्ट ट्रेड. नेक्स्ट है आपका एक्सपोर्ट ट्रेड. It refers to sale of goods to a foreign country. For example, India exporting tea to UK. इसका मतलब है जब इंडिया में कोई प्रोडक्शन किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा है और अपनी कंट्री का प्रोडक्शन पूरा होने के बाद हम वो प्रोडक्शन दूसरी कंट्री में इजीली सेल कर सकते हैं. जैसे अगर आपने पढ़ा हो ज्योग्राफी में तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड. सबसे हाई क्वालिटी जो टी है वो इंडिया में ही मिलती है और इंडिया इसकी एक्सपोर्टर भी है. बहुत ज़्यादा टी यहाँ से एक्सपोर्ट होती है. यानी कि जब हम किसी कंट्री बाहर की कंट्रीज को कोई सामान बेचते हैं तो वो हमारा कहलाता है एक्सपोर्ट ट्रेड. एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है, इंडिया यूके और काफ़ी सारी कंट्रीज में टी को एक्सपोर्ट करके काफ़ी अच्छा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमाती है. नेक्स्ट है आपका एक्सट्रापोर्ट ट्रेड. It refers to import of goods from the purpose of export. In export, the goods are purchased from a foreign country but not for consumption in home country. They are imported for selling these goods into some other foreign countries. It is also called the re-export trade. अब ये ट्रेड जो है बहुत इंटरेस्टिंग है. काफ़ी सारी छोटी कंट्रीज क्या करती हैं, अपने प्रॉफिट कमाने के लिए पहले वो क्या करती है, बड़ी कंट्री से जो सामान उनको खरीदना है वो उनसे खरीद लेते हैं. वो सामान वो अपनी होम कंट्री में यूज़ नहीं करते, वहाँ पे सेल आउट नहीं करते. वो क्या करते हैं, उसी सामान को दूसरी कंट्रीज में सेल कर देते हैं. जैसे हम इंडिया का एग्जांपल अगर लें तो अमेरिका से इंडिया बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करती है और वहाँ से इंपोर्ट करने के बाद उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन और प्रॉफिट लगा के वो छोटी छोटी कंट्रीज़ को वो सामान सेल कर देती है, क्योंकि उन कंट्रीज़ के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अमेरिका जैसे बड़ी कंट्री से इतना ज़्यादा सामान खरीद सके. तो इंडिया एज अ मीडिएटर बोल सकते हैं, मिडल लिंक बोल सकते हैं, या इनको री एक्सपोर्ट के लिए भी बोलते हैं हम. इसको ट्रेड को री एक्सपोर्ट भी बोला जाता है. ये मोस्टली बहुत सारी कंट्रीज़ करती हैं, इस तरह प्रॉफिट कमाती हैं कि बड़ी कंट्रीज़ में या दूसरी कंट्री से सामान खरीद के किसी और कंट्रीज़ को उसको बेच के वो उससे पैसा अर्न करती हैं. तो इसे कहा जाता है एक्सट्रापोर्ट ट्रेड. अब हमारे ट्रेड का सेकेंड पार्ट है एक्सिलरीज टू ट्रेड. All those activities which help in removing various hindrances which arise in connection with the production and distribution of goods and services are called auxiliaries to trade. Auxiliaries to trade का मतलब होता है वो सुविधाएं, वो फैसिलिटीज जो hindrances means बाधाएं, जो उन्हें दूर करती हैं और एक कनेक्शन प्रोवाइड करती हैं जहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स का, और उनको डिस्ट्रीब्यूट करती हैं जहाँ तक उन्हें पहुँचाना है, दैट इज द अल्टीमेट
कंज्यूमर्स। तो इसे हम कहते हैं एलिजिबल टू ट्रेड। इसमें आपके वेरियस सब हेडिंग्स हैं। सबसे पहला है आपका ट्रांसपोर्टेशन। It creates place utility by bringing the good from the place of production to the place of consumption via the trade. अब ट्रेड का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो है ट्रांसपोर्टेशन। अगर आपने गुड्स बनाए हैं और वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक नहीं पहुंचेंगे तो आपका गुड्स बनाने का क्या फ़ायदा। इसीलिए और ये हिंड्रेंस यानी बाधा को कौन दूर करता है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में गुड प्रोड्यूस होते हैं, उनको अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन से अलग अलग जगह भेजा जाता है। रोड ट्रांसपोर्टेशन आता है आपका, रेलवेज इसमें आपका आता है, आपका एयरवेज आता है और आपका वाटरवेज भी आता है। शिप के थ्रू भी बाहर कंट्रीज में हम अपना सामान बेच सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। उसका सेकेंड हेडिंग है आपका कम्युनिकेशन। Means of communication removes the hindrance of contact. It helps in exchange of information between the producer, buyer and the seller. जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं कम्युनिकेशन में, उनको उसका जो बाधा है, हिंड्रेंस को दूर करता है कम्युनिकेशन। इसके अंदर आपका आता है पोस्टल सर्विसेज, कुरियर सर्विसेज, टेलीफोन सर्विसेज, फैक्स एंड इंटरनेट। ये आपको हेल्प करते हैं बायर्स तक पहुंचाने के लिए। जैसे प्रोड्यूसर्स हैं जो सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको होलसेलर से कांटेक्ट करना पड़ता है और उसके बाद जो होलसेलर्स हैं वो रिटेलर से कांटेक्ट करते हैं। तो इन सर्विसेज के थ्रू वो इजीली एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स हैं इस कम्युनिकेशन में वो सॉल्व हो जाती हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंस। नो बिजनेस इज पॉसिबल विदाउट एडुकेट फाइनेंस। कोई भी बिजनेस फाइनेंस के बिना नहीं होता, क्योंकि किसी के पास भी इतना अमाउंट नहीं है, बड़ी से बड़ी फर्म्स के पास भी नहीं है कि वो बिजनेस सेटअप के लिए पूरा कैश यूज़ कर ले। इसलिए उन्हें बैंक्स की और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत पड़ती है। Banking and finance company directly facilitate trade by providing timely finance to producers, traders and even consumers. तो वो चाहे प्रोड्यूसर्स हो उन्हें भी फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं, ट्रेडर्स हैं उनको भी करते हैं और इवन जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको भी फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं। जैसे अगर आपको मैंने 2 एग्जांपल सिंपल लिख दिए, कार या हाउसिंग के लोन्स होते हैं। उसके अलावा आजकल तो आपको मोबाइल खरीदने के लिए भी फाइनेंस हो जाता है, तो आप छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी फाइनेंस ले सकते हैं। इसलिए क्या होता है, आपको सामान लेने में थोड़ा ईजी हो जाता है, आपको एकदम से कैश देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड इट रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। इससे हमारा जो फाइनेंस का हिंड्रेंस है वो रिमूव हो जाता है। इंश्योरेंस। बिजनेसमैन हैव टू बेयर मेनी टाइप ऑफ रिस्क। जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे रिस्क उसके साथ इन्वॉल्व होते हैं जो कि आपको डील करने पड़ते हैं। इसमें आपका एग्जाम्पल है रिस्क ऑफ लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। फायर एक बहुत मेन रिस्क रहता है हमेशा बिजनेस से जुड़ा हुआ। डैमेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। आप जो सामान को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, भेज रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वहाँ पे भी रिस्क है कि उसमें रोड पे गुड डैमेज हो सकते हैं, रेन के थ्रू या एक्सीडेंट्स के थ्रू किसी तरह से भी आपके गुड डैमेज हो सकते हैं। लाइकली लॉस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस प्रॉपर्टीज। आपकी जो बिजनेस की प्रॉपर्टीज है, जो बिल्डिंग है, वो फायर या फिर किसी और तरीके से भी टूट सकती है या डैमेज हो सकती है। रिस्क ऑफ थेफ्ट, गुड्स आपके चोरी हो सकते हैं। सो मैनी रिस्क कैन बी इंश्योर्ड विद इंश्योरेंस कंपनी। सो इतने सारे रिस्क को आप हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए हम इंश्योरेंस कंपनीज की हेल्प लेते हैं। वो इंश्योरेंस के थ्रू हमें अगर कोई रिस्क होता है तो उसमें पेमेंट प्रोवाइड करते हैं, जो भी रिस्क है उसको वो कवर करते हैं और उसके लिए हर साल आपको एक नॉमिनल प्रीमियम पे करना पड़ता है, जिसके थ्रू आप इजीली अपने जितने भी गुड्स हैं उनको या फिर आपकी बिल्डिंग या जो भी आपका है सामान उसको इंश्योर्ड कर सकते हैं। And now the last heading, that is your advertising. It removes the hindrance of knowledge and information. Advertising brings the existence of knowledge of goods and services to the consumer and facilitate trade. इसका मतलब है अगर एक प्रोडक्शन हाउस ने कुछ प्रोड्यूस करा है गुड्स और उसकी नॉलेज अल्टीमेट कंज्यूमर्स को है ही नहीं कि क्या गुड्स प्रोड्यूस हुए, तो वो गुड्स प्रोड्यूस करने का कोई उनको फ़ायदा नहीं है। वो रिटेलर्स को दे भी देंगे तो वो गुड इतने पॉपुलर नहीं होंगे जब तक एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू हम उन गुड्स के बारे में ना जान लें। तो एडवर्टाइजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गुड्स को प्रोडक्शन से लेके कंज्यूमर के अल्टीमेट आई कैचिंग तक पहुंचाने के लिए। इसके लिए काफ़ी सारी कंपनीज बहुत सारा अमाउंट एडवर्टाइजिंग कंपनीज को पे करते हैं अच्छे से अच्छे एड्स बनाने के लिए, और उन्हीं एड को देख के कंज्यूमर्स वो गुड्स खरीदते हैं और कंपनीज को प्रॉफिट होता है।
विद दिस ब्लॉग्स कम टू एन एंड। यहाँ पे मैं एंड कर रही हूँ ये वाले ब्लॉग को। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं क्लास 11th का फिजिकल एजुकेशन का टॉपिक डिस्कस करूँगी। वो मुझसे किसी ने बोला था एंड आई रियली विश कि मैं उनके लिए वो कर सकूँ, इसलिए। एंड प्लीज़ टेक केयर एवरीवन एंड बी सेफ।